नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 60 वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, जिसमें आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानकारी को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये मौलिक अधिकार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों की सामान्य जानकारी, समानता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन और इसके अलावा मौलिक अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, इन सभी को आज हमने इस 60 वन लाइनर के टॉपिक में इंक्लूड किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो पेट एग्जाम का टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूं कि क्या समस्याएं आपको आती हैं। प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आपके, गलत प्रैक्टिस टेक्निक आप यूज करते हैं, निरंतरता आपकी बनी नहीं रह पाती है और स्पीड एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम देती है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन आपके अधूरे छूट जाते हैं और सिलेक्शन के चांस आपके घट जाते हैं। इन सबका सोल्यूशन क्या है? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपीएससी पीईटी गाइड बुक और प्रैक्टिस। तो मार्केट में ये बुक बेस्ट क्यों है? यहाँ पर आपको 100% सिलेबस का कवरेज मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी और चार्ट के द्वारा 1300 से अधिक क्वालिटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस के लिए, 10 सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं और ये जो कंटेंट है आपका ये एनसीईआरटी लेवल का है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से मिला हुआ है। इजी लैंग्वेज में आपको स्मार्ट लेआउट फॉर क्विक रिवीजन मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? एक ही कॉम्बो से थ्योरी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू का कंप्लीट सोल्यूशन पाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कर पाएंगे, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेल्फ स्टडी के लिए ये बेस्ट मटेरियल है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आप अपने आसपास की दुकान से इन्हें ले सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आप सभी को पता है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य हो जाएगा और यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति न्यायोचित होती है। ठीक है, तो जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अदालत जा सकता है, यह निरपेक्ष नहीं है और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सरकार के लिए नकारात्मक होते हैं और जनता के लिए सकारात्मक होते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, यानी कि आप इनके उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और ये आपको एब्सोल्युटली नहीं मिलते हैं, कुछ प्रतिबंध के साथ मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं? वो अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश अवधारणा से अवतरित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका की अवधारणा से है। ठीक है, आप कोर्ट के सामने सभी लोग एक हैं, लेकिन विधियों का समान संरक्षण यानी कि जो जो आपकी विधियां हैं, SC/ST एक्ट किसी और के लिए लगता है, किसी और को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो यह अमेरिका की अवधारणा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का
निषेध करता है। तो अनुच्छेद 15 इन आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता प्रदान की जाती है। यह अपवाद के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो इसी अनुच्छेद के तहत प्रोवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका जो 17 है वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करने की बात करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 18। ठीक है, यह राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। यह एक निहित अधिकार है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहली है वाक और अभिव्यक्ति, दूसरी है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, तीसरी है संघ या यूनियन बनाना, चौथी है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण, पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास और बस जाने और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 21 में निहित है। यह सबसे व्यापक मौलिक अधिकारों में से एक है और इसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया है। ये 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि निवारक निरोध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निवारक निरोध का प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। यह किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 23 में किया गया है। यह वेगार और इस तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को भी प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषेध है। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों से बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? अनुच्छेद 24 बच्चों से बाल श्रम पर रोक लगाता है। यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक नियोजन में काम करने से प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 बच्चों से बाल श्रम पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 25। यह सभी व्यक्तियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का भी अधिकार देता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27। इसका अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 28। यह पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद
के तहत है। तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। राज्य ऐसे संस्थानों को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहां पर 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस रिट का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। यह अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि परमादेश यानी कि मैंडमस रिट कब जारी की जाती है? परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्प्रेषण रिट का क्या उद्देश्य है? तो उत्प्रेषण रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है। इसका उद्देश्य किसी भी मामले को अपने पास स्थानांतरित करना या निचली अदालत के आदेश को रद्द करना है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट का क्या अर्थ है? प्रतिषेध रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है। इसका उद्देश्य उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो रिट कब जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस आधार का किस अधिकार या वारंट द्वारा। यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किससे संबंधित है? यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। अगला प्रश्न है आपका कि 1वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का मुख्य प्रभाव क्या था? अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और नवी अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसने डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी? अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था। यह कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 का संबंध किससे है? यह निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान से संबंधित है। इससे अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आपका किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में इस निर्णय को पलट दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले का क्या महत्व है? इस मामले में अनुच्छेद 21 की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या का विस्तार किया। इसने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बजाय कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को लागू किया। अगले प्रश्न है आपका कि शाहबानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान मामला किससे संबंधित था? यह मामला मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार और अनुच्छेद 21 से संबंधित था। इसने समान नागरिक संहिता के मुद्दे को भी उठाया। अगला प्रश्न है आपका कि ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इसने फुटपाथ पर रहने वालों के निष्कासन के खिलाफ फैसला सुनाया। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला किस विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय था? यह मामला पिछड़ा वर्ग आरक्षण ओबीसी से संबंधित था, जिसने मंडल आयोग के मामले के रूप में भी जाना जाता है। इसने क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश किया और आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की।
अगला प्रश्न है आपका कि पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2001 मामला किससे संबंधित था? यह मामला सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 के उस हिस्से को असंवैधानिक ठहराया। यह निर्णय समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। अब तो भारतीय दंड संहिता खत्म हो गई है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300(a) में वर्णित है। मौलिक अधिकार ये नहीं रहा। अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 33 संबंधित है संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने का अधिकार देती है। इसका उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 34 उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जहां मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू है। यह सैन्य शासन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार पूरे देश में समान रूप से लागू हो। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में किसे वरीयता दी जाती है? सामान्य तौर पर मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर वरीयता दी जाती है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे अनुच्छेद 31C डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में निहित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि किस मौलिक अधिकार को संविधान का आधारभूत स्तंभ कहा जाता है? अनुच्छेद 21 को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित अधिकार को संविधान का आधारभूत स्तंभ कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार को किस मौलिक अधिकार के तहत मान्यता दी गई है? सही उत्तर है आपका निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुट्टा स्वामी मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका बलात् श्रम या फोर्स लेबर का क्या अर्थ है? बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। यह अनुच्छेद 23 द्वारा प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि पंथ निरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के किस भाग में परिलक्षित होती है? ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में ये परिलक्षित होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 20(2) में है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आत्म अभिशंसन से सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 20(3) में है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भूतलक्षी आपराधिक कानून एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? भूतलक्षी आपराधिक कानून से सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 20(1) में है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो कार्य करते समय अपराध नहीं था। यानी कि किसी जगह पर जाने से पहले वहां पर चालान नहीं लगता था, लेकिन बाद में लगने लगा। अब पहले आप गए थे तो इसलिए आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। हालांकि यह मूल संरचना सिद्धांत के अधीन होना चाहिए, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में निर्धारित किया गया था। तो यह रहा आपका टॉपिक पूरा, जिसमें आपने मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए संशोधन और मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जो बात थे उनसे जुड़े हुए 60 वन लाइनर प्रश्न किए हैं।
कहने को ये वन लाइनर है, लेकिन आपको काफी ज्यादा डिटेल में जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो हमारी वीडियो को भी हाइप करिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।